जय हिंद। यूपीएससी ज्योग्राफी का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी एक तो आर्थर ओम की कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस के बारे में और दूसरा हमने पढ़ा था हैरी हेस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में। और मुझे उम्मीद ऐसी है कि दोनों ही टॉपिक्स आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट को लेके मॉडर्न टाइम्स की सबसे इंपॉर्टेंट सबसे सिग्निफिकेंट थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के इंट्रोडक्शन के बारे में हम बातचीत करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये वेरियस प्लेट्स किस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होती है और डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है उसको समझेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ड्राइविंग मैकेनिज्म्स क्या हैं और इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए क्या एविडेंसेस दिए गए उनके बारे में बात करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के लिमिटेशंस के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में या फिर ये कहें कि पूरी की पूरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में इन डिटेल लाइन बाय लाइन आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे और समझेंगे। लेकिन आज की बातचीत हम शुरू करें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, बिकॉज लाइक दबाना ज़रूरी है। यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबको शेयर कर दो। और ये दोनों काम तो खुद से ही कर दिया करो, बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है और यूट्यूब की पॉलिसी ये कहती है कि ये दोनों चीज़ें चैनल की ग्रोथ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं, कुछ अगर रिकमेंडेशन है, कुछ अगर एडवाइस है तो एडवाइस दे सकते हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब शुरू करते हैं आज की बातचीत और पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। बेसिक इंट्रोडक्शन में कुछ टर्म्स दे रखे हैं, पहले उन टर्म्स के मतलब को समझ लेते हैं। सबसे पहला टर्म है प्लेट्स। प्लेट्स का मतलब क्या होता है? ये जो हमारी लिथोस्फेरिक स्लैब है जो कि रिजिड है इन नेचर, इसी लिथोस्फेरिक स्लैब को बुलाया जाता है प्लेट्स। द रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब्स आर कॉल्ड प्लेट्स, आर नोन एज प्लेट्स। या फिर ये कहें कि ये जो हमारी क्रिस्टल लेयर है जो कि रिजिड है इन नेचर, जो कि सॉलिड है इन नेचर, इसी को बुलाया जाता है प्लेट्स। बहुत सिंपल। सबसे पहला टर्म क्या है? प्लेट्स। प्लेट्स का मतलब क्या है? द रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब्स आर नोन एज प्लेट्स। प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब क्या होता है? ये जो हमारी प्लेट्स हैं ये किस तरीके से इवॉल्व हुई, इन प्लेट्स का नेचर क्या है, ये प्लेट्स किस तरीके से मोशन करती हैं, इस सब की पूरी स्टडी को, इस सब के पूरे मैकेनिज्म को ही कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब क्या है? ये हमारी प्लेट्स किस तरीके से इवॉल्व हुई, इनका नेचर क्या है, ये किस तरीके से मोशन करती हैं, उस सब के पूरे मैकेनिज्म को ही कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स। बहुत सिंपल। पहला टर्म क्या है? प्लेट्स। प्लेट्स का मतलब क्या है? द रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब्स आर नोन एज प्लेट्स। दूसरा टर्म है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब क्या है? ये हमारी प्लेट्स किस तरीके से इवॉल्व हुई, इनका नेचर क्या है, ये कैसे मोशन करती हैं, उस पूरे मैकेनिज्म को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स। और ये जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये बेस्ड है दो मेजर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। या फिर ये कहें कि ये जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है इसको बिल्ड किया गया है, इसको डेवलप किया गया है ओवर टू मेजर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। कौन कौन से दो मेजर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं? एक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और दूसरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इन दोनों के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, बातचीत कर ली है। आज की दुनिया में अगर देखें तो 6 मेजर प्लेट्स हैं और 20 माइनर प्लेट्स हैं। 6 मेजर प्लेट्स हैं, कहीं कहीं ये जो मेजर प्लेट्स हैं उनका नंबर 7 होता है। 7 कैसे होता है वो भी देख लेंगे हम। कौन कौन सी 6 मेजर प्लेट्स हैं? देखो, एक है अंटार्कटिक प्लेट। क्या नाम है? अंटार्कटिक प्लेट। दूसरी है यूरेशियन प्लेट। क्या नाम है? यूरेशियन प्लेट। तीसरी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या नाम है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। चौथी है पैसिफिक प्लेट। क्या नाम है? पैसिफिक प्लेट। पांचवी है अफ्रीकन प्लेट। क्या नाम है? अफ्रीकन प्लेट। और छठवीं है अमेरिकन प्लेट। इसी अमेरिकन प्लेट को कभी कभी दो में डिवाइड करके देखा जाता है और एक को बुलाया जाता है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और दूसरी को बुलाया जाता है साउथ अमेरिकन प्लेट। तो ऐसे करके 7 मेजर प्लेट्स हैं। कौन कौन सी 7 मेजर प्लेट्स हैं? एक है अंटार्कटिक प्लेट, दूसरी है यूरेशियन प्लेट,
तीसरी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, चौथी है पैसिफिक प्लेट, पांचवी है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, छठवीं है साउथ अमेरिकन प्लेट और सातवीं है अफ्रीकन प्लेट। अच्छा, ये जो मेजर प्लेट्स हैं इनमें 2-3 फैक्ट्स हैं। वो फैक्ट्स क्या हैं कि ये जो पैसिफिक प्लेट है ये लार्जेस्ट प्लेट है, सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? पैसिफिक प्लेट है। और ये जो पैसिफिक प्लेट है ये पैसिफिक प्लेट लार्जली ओशनिक प्लेट है। और ये जो यूरेशियन प्लेट है ये लार्जली कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? पैसिफिक प्लेट है। ये जो पैसिफिक प्लेट है वो लार्जली ओशनिक प्लेट है और ये जो यूरेशियन प्लेट है वो लार्जली कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इन 7 मेजर प्लेट्स के अलावा 20 माइनर प्लेट्स भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी कैरोलिन प्लेट, ये कैसी है? ये माइनर प्लेट है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी फिलीपींस प्लेट, ये कैसी प्लेट है? माइनर प्लेट है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी जुआन दी फूका प्लेट, ये कैसी प्लेट है? माइनर प्लेट है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी कोकोआ प्लेट, ये कैसी प्लेट है? माइनर प्लेट है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी नजका प्लेट, ये कैसी प्लेट है? माइनर प्लेट है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी अरेबियन प्लेट, ये कैसी प्लेट है? माइनर प्लेट है। तो माइनर प्लेट्स 20 हैं। माइनर प्लेट्स के नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है, एक आध दो का नाम याद रख लो, लेकिन मेजर प्लेट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और मेजर प्लेट्स के 2 फैक्ट्स, लार्जेस्ट कौन सी है? पैसिफिक प्लेट है। ये जो पैसिफिक प्लेट है ये लार्जली ओशनिक प्लेट है और ये जो यूरेशियन प्लेट है ये लार्जली कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अच्छा, ये जो टर्म है लिथोस्फेरिक प्लेट, इस टर्म को सबसे पहली बार किसने यूज किया? जेटी विल्सन ने यूज किया। कब यूज किया? 1965 में यूज किया। ये जो टर्म है लिथोस्फेरिक प्लेट, इस टर्म को सबसे पहली बार किसने यूज किया? जेटी विल्सन ने यूज किया। कब यूज किया? 1965 में यूज किया। अलेक्जेंडर ड्यूटॉइट जो है वो उन पहले कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने टेक्टोनिक प्रोसेस के एविडेंसेस देने की शुरुआत की। अलेक्जेंडर ड्यूटॉइट उन पहले कुछ लोगों में से एक हैं जिन्होंने टेक्टोनिक प्रोसेस के एविडेंसेस को देने की शुरुआत की। लेकिन ये जो टेक्टोनिक प्रोसेस है इसको इन डिटेल डिस्कस किया मैकेंजी और पार्कर ने 1967 में। टेक्टोनिक प्रोसेस को इन डिटेल डिस्कस किया मैकेंजी और पार्कर ने 1967 में। मैकेंजी और पार्कर ने एक पोस्टुलेट दिया था, एक हाइपोथेसिस दिया था जिसको बुलाया जाता है पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस। क्या बुलाया जाता है? पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस। और इस पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस के तहत मैकेंजी और पार्कर ये कह रहे थे कि ये जो ओशनिक क्रस्ट है वो मोर के ऊपर, मिड ओशनिक रिज के ऊपर एकदम यंग होती है, एकदम न्यूली फॉर्म होती है और ट्रेंचेस में जाके ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। वही सेम बातचीत जो कि हमने पिछले वाले सेशन में की थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग के टाइम पे। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में भी तो हम यही कह रहे थे कि ये जो कन्वेक्शन करंट्स हैं इनकी वजह से लावा बाहर आता है, एक्यूमुलेट होता है, रॉक्स फॉर्म होती हैं, मिड ओशनिक रिज फॉर्म होती है। जैसे जैसे और लावा बाहर आता जाता है वैसे वैसे ये रॉक्स जो हैं वो बाहर की तरफ पुश होती जाती हैं और अल्टीमेटली फिर एक जगह ऐसी होती है जहां पे ये जो स्लैब है वो सबडक्ट कर रही होती है, जिसको बुलाया जाता है क्या? ट्रेंच बुलाया जाता है। और ये होता है जोन ऑफ सबडक्शन, यहां पे स्लैब डिस्ट्रॉय होती है। सेम यही बातचीत कर रहे हैं मैकेंजी और पार्कर 1967 में अपनी पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस में। एक नोट भी है। नोट क्या है कि ये जो प्लेट बाउंड्रीज हैं या फिर ये जो प्लेट मार्जिन्स हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं। प्लेट मार्जिन्स का मतलब मान लेते हैं ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, तो ये जो कॉर्नर्स हैं ये मार्जिन्स हैं। ये जो प्लेट बाउंड्रीज हैं, ये जो प्लेट मार्जिन्स हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितनी भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो हो रही हैं इन प्लेट मार्जिन्स के ऊपर। जैसे जितने भी सीस्मिक इवेंट्स हो रहे हैं, कोई वॉल्केनो वगैरह आ रहा है, कोई माउंटेन बिल्डिंग की प्रोसेस चल रही है, कोई फॉल्टिंग वगैरह हो रही है, ये जितनी भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारी टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही हैं प्लेट मार्जिन्स के ऊपर। देखो, अभी तक हमने एज सच प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में कोई बातचीत नहीं की है। अभी तक तो हम बेसिक फाउंडेशन ले डाउन कर रहे हैं ताकि आपको चीजें आगे बेहतर तरीके से समझ में आए। और फाउंडेशन में हमने क्या बात की? पहला तो प्लेट्स का मतलब समझा। प्लेट्स क्या होती हैं? प्लेट्स, ये जो लिथोस्फेरिक स्लैब है जो कि रिजिड इन नेचर, उसी को बुलाया जाता है प्लेट्स। उसी से बनी हुई है प्लेट्स।
प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब क्या है, प्लेट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इनका नेचर क्या है, ये मोशन कैसे करती हैं, उस पूरे मैकेनिज्म को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स। और ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये बेस्ड है दो मेजर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। कौन कौन से? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग। दुनिया भर में 7 मेजर प्लेट्स हैं और 20 माइनर प्लेट्स हैं। 7 मेजर प्लेट्स कौन सी हैं? अंटार्कटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट। इन सब में से सबसे बड़ी लार्जेस्ट कौन सी है? पैसिफिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट जो है वो लार्जली ओशनिक प्लेट है और यूरेशियन प्लेट जो है वो लार्जली कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये जो टर्म है लिथोस्फेरिक प्लेट, इसको सबसे पहली बार 1965 में यूज किया गया। किसने यूज किया? जेटी विल्सन ने यूज किया। 1967 में मैकेंजी और पार्कर ने टेक्टोनिक प्रोसेस को इन डिटेल डिस्कस किया और एक पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस दी। पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस के तहत मैकेंजी और पार्कर क्या कह रहे थे कि ये जो ओशनिक क्रस्ट है वो मोर के ऊपर एकदम यंग होती है, एकदम न्यूली फॉर्म होती है और ट्रेंचेस में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है। वही बातचीत जो कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हमने पढ़ी थी इससे पिछले वाले सेशन में। नोट क्या कह रहा है कि ये जो प्लेट मार्जिन्स हैं, ये जो प्लेट बाउंड्रीज हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज जितनी बार टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं वो सारी होती हैं इन प्लेट मार्जिन्स के ऊपर। अब बात आती है कि ये जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, इसके बेसिक प्रमाइस किस तरीके से रखे गए हैं, इसका बेसिक प्रमाइस क्या है। देखो, सबसे पहली चीज तो ये बोली गई कि अगर हमें स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर को पढ़ना है, अगर हमें अर्थ के इंटीरियर के स्ट्रक्चर को पढ़ना है तो उसका बेहतर रिप्रेजेंटेशन, उसका बेहतर तरीका है मैकेनिकल डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ को कंसीडर करना। मतलब जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई थी या उससे पहले से बात चल रही थी सियाल और सीमा के बारे में और ये कहा जा रहा था कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो सियाल से बने हुए हैं और दूसरा सीमा है और ये जो सियाल है वो सीमा के ऊपर फ्लोट करता है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ने इस कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से नकार दिया, इस कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से डिस्कार्ड कर दिया और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने बोला कि अगर हमें अर्थ के इंटीरियर को पढ़ना है तो उसका बेहतर तरीका है कि हम मैकेनिकल डिफरेंशिएशन के बेसिस पे अर्थ के इंटीरियर को पढ़ें। अर्थ के इंटीरियर में डेंसिटी में कैसे डिफरेंसेस हैं, हीट में कैसे डिफरेंसेस हैं, टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है, प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, ऐसे मैकेनिकल डिफरेंशिएशंस को हम कंसीडर करें अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने के लिए। और इन मैकेनिकल डिफरेंशिएशन के बेसिस पे अर्थ के इंटीरियर को स्फीयर्स में डिवाइड किया गया, जैसे लिथोस्फीयर, जैसे एस्थेनोस्फीयर, जैसे मेसोस्फीयर, जैसे बेरिस्फीयर। तो पहली चीज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने क्या की कि ये जो सियाल और सीमा के बेसिस पे स्टडीज चल रही थी इसको पूरे तरीके से डिस्कार्ड किया और बोला कि अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने के लिए बेहतर तरीका क्या है, बेटर रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैकेनिकल डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ। और इस मैकेनिकल डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ के बेसिस पे अर्थ के इंटीरियर को स्फीयर्स में डिवाइड किया गया, जैसे लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर वगैरह। अच्छा, ये डायग्राम ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, पिछले ही सेशन में बात की थी। 6378 किलोमीटर की दूरी पे यहां एकदम अर्थ का सेंटर है, बिल्कुल बीचों बीच। अर्थ के सेंटर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो सबसे इंटीरियर वाली लेयर है उसको बुलाया जाता है कोर। क्या बुलाया जाता है? कोर बुलाया जाता है। और इस कोर में भी जो अंदर वाला हिस्सा है उसको बुलाया जाता है इनर कोर और जो आउटर वाला हिस्सा है उसको बुलाया जाता है आउटर कोर। ये जो आउटर कोर है ये एक्सटेंड करता है लगभग 2900 किलोमीटर तक। कोर के ऊपर जो लेयर है उसको बुलाया जाता है मेंटल। क्या बुलाया जाता है? मेंटल। ये जो मेंटल है वो ज्यादातर सॉलिड है, लेकिन इसमें कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि मॉल्टन है और ये जो मॉल्टन वाला हिस्सा है इसको बुलाया जाता है एस्थेनोस्फीयर। क्या बुलाया जाता है? एस्थेनोस्फीयर। और यही वो जगह है एस्थेनोस्फीयर जहां पे ये जो कन्वेक्शन सेल्स हैं, जो कन्वेक्शन करंट वाली सेल्स हैं जिनके बारे में पिछले 2 दिन से हम पढ़ रहे हैं, वो घूमती हैं, मूव करती हैं, जिसकी वजह से कभी डाइवर्जेंट लिम्ब बनता है तो कभी कन्वर्जेंट लिम्ब बनता है। हमने बातचीत की इसके बारे में। और सबसे ऊपर है क्रस्ट। क्रस्ट जो कि अर्थ के सरफेस को फॉर्म करती है। इसी में एक टर्म है लिथोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर कैसे बनता है? क्रस्ट और जो अपर मेंटल का कुछ हिस्सा है उसको मिला के बन जाता है लिथोस्फीयर। क्रस्ट
और अपर मेंटल का जो कुछ हिस्सा है, पूरे क्रस्ट को ले लो और अपर मेंटल के कुछ हिस्से को ले लो, उसको मिला के बन जाता है क्या? उसको मिला के बन जाता है लिथोस्फीयर। इस डायग्राम के बारे में हमने पिछले वाले सेशन में भी देखा था, होपफुली आपको पता होगा। इधर एक और डायग्राम दे रखा है। हालांकि ये जो दूसरा डायग्राम है ये एज सच प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेटिव है, काम आ जाता है प्रीलिम्स वगैरह में। तो साथ के साथ इंटीग्रेट करते चलते हैं। जब ये डायग्राम देखा है तो इसको भी देख लेते हैं। इनर कोर और आउटर कोर के बीच में ये जो डिफरेंस है, ये जो लेयर है जहां से इनर कोर और आउटर कोर सेपरेट होता है, उसको बुलाया जाता है लेमेन डिस्कंटिन्यूटी। क्या बुलाया जाता है? लेमेन डिस्कंटिन्यूटी। लोअर मेंटल और आउटर कोर को जो लेयर सेपरेट करती है उसको बुलाया जाता है गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। क्या बुलाया जाता है? गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो लेयर सेपरेट करती है उसको बुलाया जाता है रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी। क्या बुलाया जाता है? रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी। क्रस्ट और अपर मेंटल को जो लेयर सेपरेट करती है उसको बुलाया जाता है मोहो डिस्कंटिन्यूटी। क्या बुलाया जाता है? मोहो डिस्कंटिन्यूटी। और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो लेयर सेपरेट करती है उसको बुलाया जाता है कॉनरेड डिस्कंटिन्यूटी। क्या बुलाया जाता है? कॉनरेड डिस्कंटिन्यूटी। एक बार फिर से देख लेते हैं। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो लेयर सेपरेट करती है उसको बुलाया जाता है कॉनरेड डिस्कंटिन्यूटी। क्रस्ट को और अपर मेंटल को जो लेयर सेपरेट करती है उसको बुलाया जाता है मोहो डिस्कंटिन्यूटी। क्या बुलाया जाता है? मोहो डिस्कंटिन्यूटी। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो लेयर सेपरेट करती है उसको बुलाया जाता है रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी। क्या बुलाया जाता है? रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी। लोअर मेंटल और आउटर कोर को जो लेयर सेपरेट करती है उसको बुलाया जाता है गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। क्या बुलाया जाता है? गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। और इनर कोर और आउटर कोर को जो लेयर सेपरेट करती है उसको बुलाया जाता है लेमेन डिस्कंटिन्यूटी। क्या बुलाया जाता है? लेमेन डिस्कंटिन्यूटी। इन चीजों को इंटीग्रेट करते चलो, प्रीलिम्स में मेंस में खूब काम आती हैं ये। पोस्टुलेट की अगर बात करें तो पहला तो ये बोला गया कि ये जो सियाल सीमा के बेसिस पे आप अर्थ के इंटीरियर को पढ़ रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड करो, इसको खत्म करो, और अब अर्थ के इंटीरियर को पढ़ा जाएगा मैकेनिकल डिफरेंशिएशन के बेसिस पे। और मैकेनिकल डिफरेंशिएशन के बेसिस पे अर्थ के इंटीरियर को स्फीयर्स में डिवाइड किया गया, जैसे लिथोस्फीयर, जैसे एस्थेनोस्फीयर, जैसे मीजोस्फीयर, जैसे बैरिस्फीयर। पहला पोस्टुलेट। दूसरी चीज क्या बोली गई कि लिथोस्फीयर होता क्या है? क्रस्ट, एक तो ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मतलब पूरी की पूरी क्रस्ट को ले लो और मेंटल के अपर पार्ट को ले लो, मेंटल के कुछ अपर हिस्से को ले लो। इन दोनों को मिला के बुलाया गया क्या? लिथोस्फीयर। क्या बुलाया गया? लिथोस्फीयर। और ये जो लिथोस्फीयर होता है इसकी थिकनेस होती है लगभग 100 किलोमीटर। थिकनेस कितनी होती है? लगभग 100 किलोमीटर। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के पोस्टुलेट में बोला गया कि ये जो लिथोस्फीयर है जो कि बना हुआ है क्रस्ट और मेंटल के अपर पार्ट से, वो कोल्ड है और ब्रिटल है। कोल्ड है और ब्रिटल है मतलब लगभग एग शेल के क्रैक जैसा है। जैसे अंडे को आप तोड़ते हो तो टूट जाता है, वैसे ही लिथोस्फीयर है, इतना ब्रिटल है कि वो टूट जाता है, टूट टूट के उसमें से प्लेट्स बन गई हैं। और क्योंकि टूट जाता है, टूट के प्लेट्स बन गई हैं, तो ये जो लिथोस्फीयर है ये कंटिन्यूअस नहीं है, कई जगह पर टूटा हुआ है। और ये जो टूटने के बाद सेगमेंट्स बन रहे हैं, इन्हीं सेगमेंट्स को बुला रहे हैं हम क्या? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। क्या बुला रहे हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती हैं। पहले जो बोला जा रहा था कि सियाल जो है वो सीमा के ऊपर फ्लोट करता है, उस कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड कर दिया गया और अब बोला जा रहा है कि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती हैं। और ये जो प्लेट्स हैं वो पूरे तरीके से कॉन्टिनेंटल हो सकती हैं, वो पूरे तरीके से ओशनिक हो सकती हैं, लेकिन आम तौर पे ये देखने को मिलता है कि सभी प्लेट्स में कुछ हिस्सा कॉन्टिनेंटल वाला भी होता है और कुछ हिस्सा ओशनिक वाला भी होता है। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि फंडामेंटल क्रस्ट कौन सी है? ओशनिक है। पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल क्रस्ट कौन सी है? ओशनिक है। पहला पोस्टुलेट तो क्या था कि हमें अगर अर्थ के इंटीरियर को पढ़ना है तो उसको हमें मैकेनिकल डिफरेंशिएशन के बेसिस पे पढ़ना चाहिए। लिथोस्फीयर है, मीजोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर है, उस बेसिस पे पढ़ना चाहिए। दूसरा बात की गई लिथोस्फीयर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि लिथोस्फीयर है क्या। पूरे के पूरे क्रस्ट को ले लो, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल दोनों को, और मेंटल के कुछ अपर पार्ट को मिला के बनता है लिथोस्फीयर। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है
कि ये जो लिथोस्फेयर है ये कोल्ड है और ब्रिटल है, मतलब इतना नाजुक है कि जैसे अंडा चटक जाता है, टूट जाता है, वैसे ये भी लिथोस्फेयर टूट जाता है और इसीलिए कंटिन्यूस नहीं है। लिथोस्फेयर टूट जाता है और ये जो टूटने के बाद सेगमेंट्स बन रहे हैं इनको बुलाया गया लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और ये जो प्लेट्स हैं वो एस्थनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करती हैं। पहले जो कॉन्सेप्ट चल रहा था कि सियाल और सीमा नाम की चीज है और सियाल सीमा के ऊपर फ्लोट करता है, इस कॉन्सेप्ट को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने डिस्कार्ड कर दिया। अब ये तो हमें समझ में आ गया थ्योरी के अकॉर्डिंग कि भैया लिथोस्फेयर टूटता है, उसकी वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स बनती हैं। अब सवाल आता है कि ये प्लेट्स इंटरेक्ट कैसे करती हैं और इनके इंटरेक्शन की वजह से कौन से फीचर्स बनते हैं, कौन सी प्रोसेसेस फॉर्म होती हैं। ये जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट मार्जिन्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करके देखा जा सकता है। ये जो प्लेट्स हैं इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करके देखा जा सकता है। कैसे? कुछ होती है डाइवर्जेंट प्लेट्स। डाइवर्जेंट को स्प्रेडिंग बाउंड्री भी बुलाया जा सकता है या कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बुलाया जा सकता है। डाइवर्जेंट का मतलब क्या है, समझो बात को। एक कोई कन्वेक्शन सेल है जो कि ऊपर की तरफ राइज कर रही है और एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। कैसे जा रही है? एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ये है डाइवर्जेंट लिम्ब, ये है डाइवर्जेंट सेल। और इसके ऊपर जो प्लेट है उस प्लेट पे भी तो अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। तो जो बाउंड्री फॉर्म होगी उसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट बाउंड्री, क्योंकि ये दूर जा रही है। उसको क्या बोलेंगे? स्प्रेडिंग बाउंड्री, बिकॉज हमने देखा था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर ऐसे ही चलता रहता है तो ये प्लेट टूट जाती है, फिर इसमें रिफ्ट बन जाती है, फिर इसमें छोटा सी बन जाता है, फिर इसमें ओशन बन जाता है, फिर बीच में इसमें मोर बन जाती है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हमने पढ़ा था। तो एक होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री या स्प्रेडिंग बाउंड्री, या फिर इसको कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बुलाते हैं। कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री क्यों बुलाते हैं? बिकॉज जब ये प्लेट टूटेगी तो यहां पे कुछ कंस्ट्रक्ट होगा ना, रिफ्ट वैली बनेगी या फिर सी बनेगा या फिर ओशन बनेगा या फिर इवेंचुअली मिड ओशनिक रिज बनेगी। कॉन्सेप्ट समझो कि नाम है डाइवर्जेंट बाउंड्री, नाम है स्प्रेडिंग बाउंड्री। वो नाम कहां से आ रहा है कि इसके नीचे जो लिम्ब है, इसके नीचे जो कन्वेक्शन सेल है, जो करंट है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो प्लेट है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में खिंच रही है, डाइवर्ज हो रही है, टूट रही है, स्प्रेड हो रही है। लेकिन टूटने के बाद भी यहां पे कुछ फॉर्म होगा, यहां पे लावा एक्यूमुलेट होगा, यहां पे फिर वैली बनेगी, यहां पे फिर सी बनेगा छोटा मोटा, फिर यहां पे ओशन बनेगा और फिर बीच में एक मिड ओशनिक रिज बनेगी। इसलिए इसको क्या बुला रहे हैं? कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री बुला रहे हैं। बेसिकली डाइवर्जेंट बाउंड्री का मतलब, इस डाइवर्जेंट बाउंड्री में जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, बीच में लावा एक्यूमुलेट होता है और नई ओशनिक क्रस्ट यहां पे फॉर्म होती है। ये देखने को मिलता है आमतौर पे मोर के ऊपर, मिड ओशनिक रिज के ऊपर। ये होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा और डायग्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये डायग्राम को आप समझ सकते हो, इत्मीनान से देखो, समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो पहली बाउंड्री कौन सी है? डाइवर्जेंट बाउंड्री या फिर स्प्रेडिंग बाउंड्री। और मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। दूसरी बाउंड्री होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री या कॉलिजन बाउंड्री, या जिसको बुलाया जाता है डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या है? कन्वर्जेंट बाउंड्री के नीचे जो कन्वेक्शन करंट है वो एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, वो एक दूसरे की तरफ आ रहा है। और अगर एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज कर रहा है तो ऊपर जो प्लेट होगी उसके ऊपर भी फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा। मतलब ये जो ऊपर प्लेट है वो भिंचेगी, वो दबेगी, मतलब वो कन्वर्ज होगी, वो कोलाइड होगी, इसलिए इसको कॉलिजन बाउंड्री बोलते हैं। और ये डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री, डिस्ट्रक्टिव क्यों है? बिकॉज एक दूसरे की तरफ अगर भिंचेगी तो ये बाउंड्री टूटेगी, टूटेगी तो इसमें जियोसिंक्लाइंस बनेंगे, टूटेगी तो इसमें आर्क्स बनेंगी, तो इसलिए इसको बुलाया जाता है डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में या डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री में प्लेट्स कोलाइड करती हैं। प्लेट्स क्या करती हैं? कोलाइड करती हैं। और कोलिजन के बाद एक प्लेट ऐसी होती है जो कि सबडक्ट कर जाती है इनटू द मेंटल, और मेंटल में जाके लॉस्ट हो जाती है, खो जाती है। ट्रेंचेस में आमतौर पे देखने को मिलता है।
ट्रेंचेस में क्या होता है कि एक तरफ से ये फोर्स लग रहा है, एक तरफ से ये फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ से जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, और यहां पे फिर क्या होगा कि ये जो प्लेट है कुछ इस तरीके से, जैसे ये एक प्लेट, ये एक प्लेट, ये दोनों प्लेट्स हैं एक दूसरे की तरफ आती जा रही हैं, और इवेंचुअली क्या होगा, एक प्लेट चली जाएगी नीचे और दूसरी प्लेट रह जाएगी ऊपर। ये जो नीचे वाली प्लेट है ये सबडक्ट हो जाएगी, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और ये होता है कहां पे, ये होता है ट्रेंचेस पे। तो ये जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है, ये जो कॉलिजन बाउंड्री है, ये जो डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री है, वो कहां पे देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है ट्रेंचेस पे। हमने इससे पहले बात की है किसके बारे में, डाइवर्जेंट बाउंड्री के बारे में, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री के बारे में। और एक कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री कहां देखने को मिलती है, मिड ओशनिक रिज के ऊपर देखने को मिलती है, समझ में आना चाहिए आपको। और दूसरा हमने बात की है कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री के बारे में, जहां पे प्लेट्स कोलाइड करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं और खत्म होती हैं, सबडक्ट होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं। और ये कहां पे देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है ट्रेंचेस पे। और तीसरी होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या फिर कंजर्वेटिव बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है कि ना तो क्रिएशन हो रहा ना ही डिस्ट्रक्शन हो रहा, प्लेट एक दूसरे की तरफ आई तो सही लेकिन टकरा के कुछ हुआ नहीं, ऐसे स्लिप पास्ट कर गई, इधर उधर मूव कर गई, एक दूसरे के नीचे भी नहीं गई, एक दूसरे से दूर भी नहीं हुई, कोई डिस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ, कोई क्रिएशन भी नहीं हुआ, बस एक दूसरे से इधर उधर मूव कर गई और कुछ नहीं हुआ। द प्लेट्स स्लिप पास्ट ईच अदर, तो वो जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो पहली चीज तो हमें क्या समझनी है कि पोस्टुलेट्स में तीन चीजें बोली गई हैं। एक चीज क्या बोली गई है कि अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने के लिए बेहतर तरीका है मैकेनिकल डिफरेंशिएशन। दूसरा बोला गया कि ये जो लिथोस्फीयर है ये कोल्ड है, ब्रिटल है, कंटिन्यूस नहीं है और ये टूट जाता है, और टूटने की वजह से बनती हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, और ये जो प्लेट्स हैं वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव करती हैं। और तीसरा बात की गई प्लेट इंटरेक्शन के बारे में कि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो तीन तरीके से इंटरेक्ट कर सकती हैं। एक तो कन्वर्ज कर सकती हैं, या पहले बात करें हम, एक तो डाइवर्जेंट हो सकती हैं, एक दूसरे से दूर जा सकती हैं। ये जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है इसको कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री बुलाया जाता है, बिकॉज जब प्लेट दूर जाती है उसका मतलब क्या है कि नया लावा निकल के आ रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, कुछ फॉर्म हो रहा है, कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जैसा कि देखने को मिलता है मोर पे, मिड ओशनिक रिज पे। दूसरी बाउंड्री कौन सी हो सकती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, कि ये जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं इसका मतलब क्या है कि प्लेट कोलाइड करेगी, टकराएगी तो एक प्लेट सबडक्ट हो जाएगी, नीचे चली जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसीलिए इसको डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोलते हैं। ये देखने को मिलता है ट्रेंचेस पे। और तीसरी हो सकती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, कि कोई टेंशन ही नहीं है, प्लेट आई, टकराई, लेकिन इधर उधर मूव कर गई, स्लिप पास्ट कर गई, ना तो क्रिएशन हुआ ना डिस्ट्रक्शन हुआ। अब सवाल आता है कि ये जो हमने कन्वर्जेंट बाउंड्री पढ़ी, ये जो हम कन्वर्जेंट बाउंड्री कह रहे थे, ये जो हम डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री कह रहे थे, जो कि एक दूसरे की तरफ आ रही है, वो किस तरीके से फंक्शन करेगी, उसमें क्या फीचर्स होंगे। कन्वर्जेंट बाउंड्री का मतलब क्या है कि नीचे से जो सेल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज कर रही हैं, ऐसे। ये जो कन्वेक्शन करंट है वो नीचे से एक दूसरे की तरफ ऐसे मूव कर रहा है, और इसकी वजह से ऊपर जो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स भी एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, प्लेट्स भी एक दूसरे की तरफ चल के आ रही हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए। मतलब कन्वर्जिंग एंड डिसेंडिंग सेल्स जो हैं वो नीचे ऑपरेट कर रही हैं, और उसकी वजह से जो बाउंड्री है वो एक दूसरे की तरफ आ रही है। अब ये जो कॉलिजन बाउंड्री है वो तीन तरीके की हो सकती है। एक तो ओशन टाइप का कॉलिजन हो सकता है, मतलब दोनों ही प्लेट्स जो हैं वो ओशनिक क्रस्ट वाली हैं, उनके बीच में कॉलिजन हो रहा है। दूसरा ओशन कॉन्टिनेंटल टाइप हो सकता है कि एक ओशनिक क्रस्ट वाली प्लेट है, दूसरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाली प्लेट है, उनके बीच में कॉलिजन हो रहा है। और तीसरी सीसी टाइप हो सकती है कि दोनों ही प्लेट्स कॉन्टिनेंटल हैं, दोनों ही स्लैब्स कॉन्टिनेंटल हैं, कि दोनों ही स्लैब्स कॉन्टिनेंट वाली हैं, उनके बीच में कॉलिजन हो रहा है। और इन तीनों कॉलिजन्स को एक एक करके समझते हैं। ओ टाइप का कॉलिजन, कि इधर भी ओशनिक क्रस्ट है, इधर भी ओशनिक क्रस्ट है, और दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, कॉलिजन होने वाला है, टकराने वाली है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है। अगर दोनों ही स्लैब्स, दोनों ही प्लेट्स, दोनों ही क्रस्ट ओशनिक हैं, तो फिर क्या होगा, फिर डिपेंड करेगा कि दोनों में से हैवियर स्लैब कौन सी है, हैवियर स्लैब कौन सी है, भारी वाली स्लैब कौन सी है,
और टकराने की इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी टकराने की, उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। कम इंटेंसिटी होगी तो उतना डिस्ट्रक्शन नहीं देखने को मिलेगा। और हैवियर स्लैब की इंपॉर्टेंस क्या है कि जो स्लैब भारी होगी दोनों में से, जैसे एक ओशन वाली प्लेट ये और एक ओशन वाली स्लैब ये दोनों टकराने वाली हैं, इन दोनों में से जो भी भारी होगी वो सबडक्ट कर जाएगी, वो नीचे की तरफ चली जाएगी। मान लेते हैं कि ये वाली हैवियर है, तो अगली स्टेज क्या होगी, अगली स्टेज होगी कि ये तो चली जाएगी कुछ इस तरीके से नीचे, और ये जो इधर वाली है वो आ जाएगी इसके ऊपर। समझ रहे हो बात। तो जो हैवियर स्लैब होगी, वो हैवियर स्लैब जो है वो मेंटल में सबडक्ट कर जाएगी, अंदर चली जाएगी, जोन ऑफ सबडक्शन में चली जाएगी। और सबडक्ट कहां होती है, ट्रेंच पे होती है, आपको पता ही है। अच्छा, जब ये प्लेट नीचे जा रही होगी, और ये प्लेट जब नीचे जा रही होगी तो दूसरी वाली से थोड़ा अलग से बनाते हैं, थोड़ा साफ देखते हैं कि एक प्लेट है वो नीचे जा रही है, सबडक्ट कर गई है, और दूसरी प्लेट यहां पे टकरा रही है। अब ये जैसे जैसे नीचे जाती जाएगी वैसे वैसे यहां पे स्क्रैच होगा या नहीं होगा, यहां पे जो सेडिमेंट्स हैं वो स्क्रैच होंगे या नहीं होंगे। बट ऑब्वियस सी बात है कि सेडिमेंट्स जो हैं वो स्क्रैप होंगे, वो स्क्रैच होंगे, वो घिसे जाएंगे और घिसते घिसते इकट्ठे होंगे। ये जो स्क्रैप्ड मैटर होता है जो कि यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, उसको बुलाया जाता है एक्रीशनरी प्रिज्म। क्या बुलाया जाता है, एक्रीशनरी प्रिज्म बुलाया जाता है। अब तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओ टाइप का कॉल्यूजन है, दोनों ही ओशनिक स्लैब्स हैं। जो भी भारी वाली स्लैब है वो नीचे चली गई है, नीचे जा रही है मतलब सबडक्ट हो रही है, और क्योंकि नीचे जा रही है तो घिसते हुए जा रही है, तो जो सेडिमेंट है वो इकट्ठा होता जा रहा है, और वो जो सेडिमेंट जो स्क्रैप्ड मैटर इकट्ठा हो रहा है उसको हम क्या बुला रहे हैं, एक्रीशनरी प्रिज्म बुला रहे हैं। और ये जो स्लैब नीचे जा रही है, सबडक्ट कर रही है, मेंटल में जाके डिस्ट्रॉय हो रही है, वो मेल्ट होगी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो वो डिस्ट्रॉय हो रही है, नीचे जा रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो मेल्ट होने की शुरुआत कर देगी, और मेल्ट होगी तो हमें देखने को मिलेगा वोल्केनिक इरप्शन। और इस वजह से बहुत सारे वोल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं जिनको बुलाया जाता है आर्कीपेलेगोस। क्या बुलाया जाता है, आर्कीपेलेगोस। ये जो वोल्केनिक इरप्शंस हैं ये अपने आप में एक्सप्लोजिव होते हैं, ये अपने आप में डिस्ट्रक्टिव होते हैं। देखो बड़ा सिंपल, ओ टाइप के कॉलिजन में क्या हो रहा है कि दो ओशनिक प्लेट्स हैं जो कि एक दूसरे से टकरा रही हैं। इन दोनों में से जो भी हैवियर होती है वो नीचे की तरफ सबडक्ट कर जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है, और दूसरी वाली इसके ऊपर आ जाती है। जहां पे सबडक्शन होता है उसको बोलते हैं ट्रेंच। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेंच। और जब सबडक्शन हो रहा होगा तो ये प्लेट घिसेगी और यहां पे खूब सारा सेडिमेंट एक्यूमुलेट हो जाएगा। ये जो एक्यूमुलेटेड सेडिमेंट है इसको बुला रहे हैं हम एक्रीशनरी प्रिज्म। और ये जो स्लैब नीचे जा रही है, क्योंकि ये नीचे जा रही है, अर्थ के इंटीरियर में टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये मेल्ट होने की शुरुआत हो जाएगी। मेल्ट होने की शुरुआत होगी तो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलेंगे, जिनकी वजह से वोल्केनिक माउंटेन्स तक फॉर्म हो जाते हैं, जिनको बुलाया जाता है आर्कीपेलेगोस। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में एक कॉलिजन हो सकता है ओ टाइप का कॉलिजन, दूसरा हो सकता है ओसी टाइप का कॉलिजन, कि एक ओशनिक प्लेट है और दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब देखो ओशन वाली दोनों प्लेट्स जो हैं उनमें कॉलिजन कंप्लीट हो गया, और अब सिर्फ एक ओशन की प्लेट बची है। अब ये जो ओशन की प्लेट है वो किससे टकराएगी, वो कॉन्टिनेंट की प्लेट से टकराएगी। तो पहले जो ओ टाइप का कॉलिजन था अब वो कन्वर्ट हो गया ओसी टाइप के कॉलिजन में। और ओसी टाइप के कॉलिजन में क्या होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो बुयांट होती है, वो डूबती नहीं है, वो सिंक नहीं करती है, वो अंदर नहीं जाती है कभी भी। तो अब जब ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जैसा कि हमारे डायग्राम में दिख रहा है, जब ये दोनों टकराने वाली होंगी तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो बुयांट होती है, ये तो ऊपर फ्लोट करती रहती है, कभी नीचे जाती ही नहीं है, ये दिमाग में बिठा लो। तो अब की बार भी नीचे कौन सी जाएगी, ओशनिक स्लैब जो है वो सबडक्ट करेगी। अब की बार भी नीचे कौन सी जाएगी, ओशनिक स्लैब ही जाएगी। और जहां पे सबडक्शन होता है उसको बुलाया जाता है ट्रेंच। क्या बुलाया जाता है, ट्रेंच बुलाया जाता है। सबडक्शन होगा तो बहुत सारा मटेरियल घिस के यहां पे इकट्ठा होगा। ये जो मटेरियल घिस के इकट्ठा होगा इसको हम क्या बुला रहे थे, एक्रीशनरी प्रिज्म। और एक्रीशनरी प्रिज्म को ओसी टाइप के कॉलिजन में अलग से नाम दिया गया और बुलाया जाता है मेलेंग। क्या बुलाया जाता है, मेलेंग। क्या बुलाया जाता है, मेलेंग बुलाया जाता है।
ओ टाइप का कॉलिजन क्या होता है आपको समझ में आएगा। ओसी टाइप का कॉलिजन क्या होता है, उसमें एक चीज याद रखनी है कि एक ओशनिक क्रस्ट वाली प्लेट है, दूसरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाली प्लेट है, लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाली प्लेट बयान्ट होती है, ये कभी जाती ही नहीं, अंदर डूबती नहीं है। तो इस कॉलिजन में भी ओशनिक क्रस्ट ही नीचे जाएगी, ओशनिक क्रस्ट ही सबडक्ट होगी, ओशनिक क्रस्ट ही डिस्ट्रॉय होगी। और यही रीजन है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पुरानी वाली मिल जाएगी, लेकिन ओशनिक क्रस्ट मेसोजोइक पीरियड से पुरानी वाली नहीं मिलती है, बिकॉज ओशनिक क्रस्ट का सबडक्शन होता ही रहता है। जहां सबडक्शन होता है वहां उस एरिया को बोलते हैं ट्रेंच। सबडक्शन हो रहा है तो यहां पे खूब सारा सेडिमेंट भी इकट्ठा होगा, सेडिमेंट को बोला जाता है एक्रीशनरी प्रिज्म। और यही जो एक्रीशनरी प्रिज्म है, इसको ओसी टाइप के कॉलिजन में एक नया नाम दिया गया, क्या बुलाया गया, मिलेंग बुलाया गया। क्या बुलाया गया, मिलेंग। ये जो मिलेंग होता है वो इतना एक्सटेंसिव हो सकता है कि पूरा का पूरा फोल्ड माउंटेन का सिस्टम फॉर्म हो सकता है, जैसे एंडीज हैं, जैसे रॉकीज हैं। हमें लगता है पढ़ने में छोटी चीज है, और ये एक दिन की चीज तो है नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये जो प्लेट्स का कॉलिजन है ये तब से चल रहा है, कोई मिलियंस ऑफ ईयर्स से पहले से, बिलियंस ऑफ ईयर्स से पहले से। तो इतना हो गया कि इतना एक्सटेंसिव फोल्ड माउंटेन सिस्टम तक फॉर्म हो सकता है इनसे, जैसे एंडीज है, जैसे रॉकीज है। और जो स्लैब सबडक्ट कर रही है, ओशनिक स्लैब ही कर रही है इस केस में, तो वो मेल्ट होगी जैसे जैसे नीचे जाएगी, मेल्ट होगी तो वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलेंगे। और तीसरा कॉलिजन हो सकता है सीसी टाइप का, कि दोनों ही प्लेट्स कॉन्टिनेंटल वाली हैं। लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो बयान्ट होती है, वो कभी भी सबडक्ट नहीं होती है, वो नीचे जाती ही नहीं है, वो हमेशा ऊपर फ्लोट करती रहती है, वो हमेशा ही ऊपर रहती है। तो जब सीसी टाइप का कॉलिजन होगा तो सबडक्शन देखने को ही नहीं मिलेगा। सबडक्शन नहीं होगा तो कोई वॉल्केनिक इरप्शन भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन प्लेट्स तो टकरा रही हैं और जोर जोर से टकरा रही हैं, तो सीस्मिक जोन खूब तगड़ा वाला देखने को मिलेगा, सीस्मिक एक्टिविटीज खूब तगड़ी वाली देखने को मिलेंगी। यहाँ पे धरती हिल रही है, वो सब हो रहा है, वो सब खूब देखने को मिलेगा। हाईएस्ट माउंटेन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे हिमालयाज है, जैसे ट्रांस यूरेशियन सिस्टम है। कैसे देखने को मिलेंगे थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अगर अब जैसे एक कॉन्टिनेंट वाली प्लेट है, ये दूसरी कॉन्टिनेंट वाली प्लेट है, इन दोनों में से डूबना तो किसी ने भी नहीं है, बिकॉज ये बुयांट होती हैं। तो होता क्या है कि एक प्लेट हो सकता है कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए नीचे चली जाए और दूसरी वाली थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाए। अब अगर ऐसा हो गया थोड़ी देर के लिए इन द सेंस कि एक प्लेट नीचे चली गई, दूसरी ऊपर आ गई, बट ये सबडक्ट नहीं होगी, नीचे वाली प्लेट खत्म नहीं होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, तो ये प्लेट वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ऊपर आने की कोशिश करेगी, ऊपर फ्लोट करने की कोशिश करेगी। जब ये नीचे वाली प्लेट ऊपर आएगी तो ऊपर वाली प्लेट और ऊपर चली जाएगी, और फिर ये जो ऊपर वाली प्लेट और ऊपर चली गई है, ये अर्थ के सरफेस पे प्लेट्यू के जैसे दिखाई देगी, उठी हुई दिखाई देगी। तो याद रखना, सीसी टाइप के कॉलिजन में ना सबडक्शन ना कोई वॉल्केनिक इरप्शन, लेकिन सीस्मिक एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, प्लेट्यूज इनकी वजह से फॉर्म होते हैं। और फिर एक बाउंड्री होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहां पे ना तो कोई कन्वर्जन ना कोई डाइवर्जन, प्लेट आती है और एक दूसरे से स्लाइड पास्ट कर जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, कन्वर्जेंट बाउंड्री का तो हमने देख लिया कि भैया कन्वर्जेंट बाउंड्री के केस में क्या हो रहा है कि नीचे जो लिम्ब है वो कन्वर्जिंग है, और वो जो लिम्ब है कन्वर्जिंग, जो कि एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज कर रही है, उसकी वजह से प्लेट भी एक दूसरे की तरफ से मूव कर रही है, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, और कन्वर्जेंट बाउंड्री फॉर्म हो रही है। और ये जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है 3 तरीके की हो सकती है। एक डाइवर्जेंट वाला भी तो सिनेरियो है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो असेंडिंग करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो क्या सकता है, होता ही है। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो इसके ऊपर जो प्लेट होगी वो भी अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी मतलब टूटेगी तो लावा बाहर निकल के आएगा, वो एक्यूमुलेट होगा, लावा एक्यूमुलेट होगा, कुछ नया फॉर्मेशन होगा, ओशनिक क्रस्ट बनेगी, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिफ्ट वैली बन जाएगी, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसी में हो सकता है छोटा सी बन जाए, नेसेंट सी बन जाए, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखने को मिलेगा कि उसी सी के बाद थोड़ा थोड़ा और बड़ा और ओशन बन जाए, फिर देखने को मिलेगा कि एक मिड ओशनिक रिज ही बन जाए। ये पिछले सेशन में हमने पढ़ा है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री के केस में क्या होता है कि जो नीचे से लिम्स आ रहे होते हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, और उसकी वजह से जो ऊपर प्लेट होती है वो भी अपार्ट खिंचती है, उसको भी अपोजिट डायरेक्शन में खींचा जाता है और वो टूट जाती है।
और सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है वो इसी का एक स्पेशल केस है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में मॉर सिस्टम में हो क्या रहा है कि नीचे से ये जो कन्वेक्शन करंट वाली सेल्स हैं ये डाइवर्जिंग हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं और उसकी वजह से जो ओशनिक क्रस्ट है वो ओशनिक क्रस्ट टूट रही है और यहाँ पे मॉर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे लावा का एक्यूमुलेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो लिम्स हैं, ये जो कन्वेक्शन करंट हैं, ये सिर्फ ओशन क्रस्ट के नीचे ही ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट तो ये ओशंस के नीचे भी करते हैं, कॉन्टिनेंट्स के नीचे भी करते हैं, लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ज़्यादा होती है, इसलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को ये इंपैक्ट नहीं कर पाते उतने बुरी तरीके से जितना ओशंस को करते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को ये तोड़ नहीं पाते हैं, ओशनिक क्रस्ट को ये तोड़ देते हैं। और इन कन्वर्जेंट बाउंड्री में भी अगर कोई स्लैब सबडक्ट होगी तो वहां पे वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा, बट ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, इसी चीज के लिए ये जो हमने बात की डाइवर्जेंट बाउंड्री के बारे में, इस डाइवर्जेंट बाउंड्री के बारे में मैंने खूब सर्च किया नेट पे कि कोई बढ़िया सा डायग्राम मिल जाए ताकि एक्सप्लेन कर दी जाए चीजें, बट मिला नहीं। तो फिर मैंने अपने नोट्स का ही पेज ले लिया है। ये फोटो देखो, देखो होता क्या है, ये दो हैं अपनी वो लिम्स जो कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जो कि डाइवर्जेंट है। अब जब ये पहली बार कॉन्टिनेंट के नीचे ऑपरेट करने की शुरुआत करेंगी, कॉन्टिनेंट नहीं, क्रस्ट के नीचे ऑपरेट करने की शुरुआत करेंगी, तो क्या हो सकता है? थोड़ा सा ये हो सकता है कि ये जो क्रस्ट है ये ऊपर की तरफ उठ जाए। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो, ओशनिक क्रस्ट को तो तोड़ ही देती है, रप्चर ही कर देती है, वो तो हमने देख ही लिया, वहां पे तो मॉर वगैरह बन जाता है। लेकिन अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसके नीचे अगर ये डाइवर्जेंट लिम्ब आ रहा है तो बुयांसी के फोर्स की वजह से ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। जब ऊपर उठेगा तो थोड़ी बहुत सीस्मिक एक्टिविटी फील करने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट ऑब्वियस सी बातें मिलेगी। अगर इस डाइवर्जेंट लिम्ब का फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बीच में ये जो क्रस्ट है ये थोड़ी सी ऊपर उठी उठी सी नजर आने लगे। ये जो ऊपर उठी उठी सी क्रस्ट है इसको बोल देते हैं डोमल अपलिफ्टमेंट। क्या बोल देते हैं? डोमल अपलिफ्टमेंट बोल देते हैं। एग्जैक्टली प्लेट्यू नहीं बना, लेकिन थोड़ा सा ऐसा नुक्कड़ टाइप का, ऐसा समझ लो, थोड़ा ऊंचा सा स्ट्रक्चर सा बन गया, बिकॉज नीचे जो लिम्स हैं वो डाइवर्जेंट हैं और फोर्स लगा रही हैं, ऊपर उठाने की कोशिश कर रही हैं, इस क्रस्ट को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फोर्स है ये कंटिन्यूअसली नीचे से लगता रहे और इस क्रस्ट के ऊपर थोड़ा सा क्रैक डेवलप हो जाए, हल्का सा क्या डेवलप हो जाए? क्रैक डेवलप हो जाए। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा भी हो सकता है कि लगे रहे, मिलियंस ऑफ ईयर्स निकल गए और ये जो क्रैक है इसी क्रैक में से थोड़ा बहुत लावा निकलने की शुरुआत हो जाए और लावा एक्यूमुलेट हो जाए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि और बहुत सारा टाइम निकला और ये जो क्रस्ट है ये क्रस्ट पूरा ही टूट गया और इसके बीच में एक छोटा मोटा सा सी डेवलप हो गया, एक नेसेंट सा सी डेवलप हो गया। और फिर अल्टीमेटली ऐसा भी हो सकता है कि ये जो क्रस्ट है ये पूरे तरीके से टूट के अलग हो गया और बीच में एक ओशन फॉर्म हो गया। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल मूवमेंट जो है, जो क्रस्ट का मूवमेंट है या ओशनिक क्रस्ट का मूवमेंट है, वो तो हमें देखने को मिल ही जाता है। कभी कभी धरती हिली, ये हुला वो न्यूज़ आती हैं। उसके लिए एक रीज़न ये रहा कि ये जो डाइवर्जेंट लिम्स हैं ये ऑपरेट कर रहे हैं। डोमल अपलिफ्टमेंट जो है इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इथोपियन हाईलैंड्स। ये जो इथोपियन हाईलैंड्स फॉर्म हुए हैं ये डोमल अपलिफ्टमेंट का एग्जाम्पल है। क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ये कई जगह पे देखने को मिलते हैं। इन क्रैक्स में से लावा निकलता है, लावा एक्यूमुलेट होता है, ये भी कई जगह पे देखने को मिलता है। फिर कभी कभी ये क्रस्ट पूरे तरीके से टूट जाती है, क्रैक थोड़ा वाइडन हो जाता है और एक नेसेंट सी फॉर्म हो जाता है। उसका बढ़िया एग्जाम्पल है रेड सी। और फिर ये जो सी है वो इतना ज्यादा ब्रॉड हो जाता है कभी कभी कि एक पूरा का पूरा ओशन बन जाता है। तो ये डायग्राम मेरे नोट्स का है, आप इससे चीजों को थोड़ा समझ सकते हो बेहतर तरीके से। अच्छा, ये जो टेक्टोनिक्स थ्योरी है, अच्छा मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री में 3 OO, OC और CC टाइप के कॉलिजन्स हैं। कॉलिजन्स का इंपैक्ट क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए, और डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से क्या क्या फीचर्स बन सकते हैं वो आपको समझ में आने चाहिए। फीचर्स और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं हम, और बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इनफ है। इनफैक्ट कुछ ज्यादा पढ़ रहे हैं अपन, थोड़ा ज्यादा ही पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं ताकि कुछ पूछ लिया जाए तो आपको याद रहे। अब सवाल आता है कि ये जो टेक्टोनिक्स थ्योरी है इसके ड्राइविंग मैकेनिज्म्स क्या हैं। ये तो हमें पता है कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा एडवांस थ्योरी है, सबसे ज़्यादा इंप्रूव्ड थ्योरी है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड थ्योरी है। और इस थ्योरी के लिए फोर्सेस कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं? द मेंटल कन्वेक्शन सेल्स, जिनके बारे में आर्थर होम्स ने बातचीत की थी अपने कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस में।
वही कन्वेक्शन सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल इन सारी चीज़ों के लिए। ये प्लेट्स जितनी भी हैं, चाहे डाइवर्जेंट हों चाहे कन्वर्जेंट हों, उन सब के नीचे ऑपरेट क्या कर रहा है, ये कन्वेक्शन सेल्स ऑपरेट कर रही हैं, ये सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस सब चीज़ के लिए? द मेंटल कन्वेक्शन सेल्स। और कौन सी प्रोसेस रिलेटेड है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इन सेल्स की वजह से सी फ्लोर स्प्रेड होता है, मोर बनता है, ट्रेंच बनता है, सबडक्शन होता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो ये दोनों ड्राइविंग मैकेनिज्म्स हैं हमारी इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के। अच्छा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ और देख लें कि जब कोई प्लेट सबडक्ट कर रही होती है, जैसे इसको अगर प्लेट मान लें, तो ये भी मेरे नोट्स की एक फोटो है, इसको अगर एक प्लेट मान लें तो इस पर 2-3 फोर्सेस ऑपरेट करते हैं। एक फोर्स ऑपरेट करता है मेंटल कन्वेक्शन ट्रैक्शन ड्रैग, या सिंपल बोलें तो ये जो कन्वेक्शन सेल्स हैं, डाइवर्जेंट हो चाहे कन्वर्जेंट हो, इनकी वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोल देते हैं कन्वेक्शन ट्रैक्शन ड्रैग, जिसकी वजह से प्लेट टूटेगी या एक दूसरे की तरफ पुश होगी। ट्रेंच के ऊपर एक फोर्स स्लैब पुल फोर्स भी लगता है। भाई ये जो प्लेट नीचे जा रही है, ये जो स्लैब नीचे जा रही है, इसका अपना वजन भी तो होगा और ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, तो नीचे खींचेगी, उसकी वजह से भी ये स्लैब जो है वो थोड़ा और जोर से नीचे की तरफ जाएगी और जोर से सबडक्ट होगी। इस फोर्स को बुलाया जाता है स्लैब पुल फोर्स। तो 2 प्राइमरी फोर्सेस जिनकी वजह से ये जो मूवमेंट है वो हो रहा है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है मेंटल कन्वेक्शन ट्रैक्शन ड्रैग, या मेंटल कन्वेक्शन सेल्स में जो फोर्स है वो वाला फोर्स। दूसरा इसमें बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारा ये स्लैब पुल फोर्स, जो कि स्लैब के वजन की वजह से नीचे लगता है। एक रिज पुश भी होता है। रिज पुश बेसिकली क्या होता है कि हमारा ये जितना भी सेडिमेंट एक्यूमुलेट हो रहा है, ये जो सेडिमेंट एक्यूमुलेट हो रहा है, इस सेडिमेंट के एक्यूमुलेट होने की वजह से जो वजन पड़ता है उसको बोलते हैं रिज पुश फोर्स। लेकिन ये जो रिज पुश फोर्स है ये अपने आप में उतना स्ट्रांग नहीं होता है, मतलब ये ना के बराबर है, नाम लिखने के लिए लिख लेते हैं। बाकी जितना भी कामकाज हो रहा है वो हो रहा है इस मेंटल कन्वेक्शन ट्रैक्शन ड्रैग की वजह से और स्लैब पुल फोर्स की वजह से। बाकी रिज फोर्स जो है या रिज पुश जो है वो अपने आप में सिग्निफिकेंट नहीं है, बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है, आप ये भी बोल सकते हो। अच्छा, ड्राइविंग मैकेनिज्म हमें समझ में आ गए। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एविडेंसेस क्या हैं? एक तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के जितने भी एविडेंसेस हैं, नाम सुनते जाओ। जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग में बात की गई थी मोर के बारे में, मिड ओशनिक रिज के बारे में। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में बात की गई थी एक्सियल रिफ्ट वैली के बारे में, हमने पढ़ा था इसके बारे में। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में बात की गई थी कि मोर पे वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में बात की गई थी ट्रेंचेस के बारे में। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में बात की गई थी जायोट्स के बारे में, सी माउंट्स के बारे में। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के जितने भी एविडेंसेस हैं वो सारे एविडेंसेस सपोर्ट करते हैं इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। दूसरा, पैलियोमैग्नेटिक एविडेंसेस। पैलियोमैग्नेटिक एविडेंसेस क्या होते हैं? अगर इसको डिटेल में पढ़ने के लिए जाएंगे तो और 15 मिनट लगेंगे, लेकिन सिंपल तौर पे अगर बोलें तो ये है मोर, ये है मिड ओशनिक रिज, जहां पे कन्वेक्शन सेल्स की वजह से लावा एक्यूमुलेट हो रहा है। अब मान लेते हैं कि पहली बार लावा इस तरीके से एक्यूमुलेट हुआ, दूसरी बार लावा जो था वो इस तरीके से एक्यूमुलेट हुआ, फिर तीसरी बार लावा जो है वो इस तरीके से एक्यूमुलेट हुआ, चौथी बार इस तरीके से एक्यूमुलेट हुआ, दोनों तरफ एक्यूमुलेट हो रहा है। तो जब इस रो को देखेंगे, जैसे इस साइड वाली रो और यहां पे जो एक्यूमुलेशन होगा उस साइड वाली रो को, दोनों को अगर देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि इन दोनों के अंदर एकदम सेम पोलैरिटी है और सेम मैग्नेटिक स्ट्रप है। देखो दोबारा देखते हैं पैलियोमैग्नेटिक एविडेंस को, थोड़ा सा मैं इसको साफ करता हूं और फिर दोबारा से देखते हैं, बिकॉज आपको समझ में आएगा नहीं ऐसे। देखो एविडेंसेस में पहला एविडेंस है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में कौन से एविडेंसेस है वो हमने देख लिए। दूसरा है पैलियोमैग्नेटिक एविडेंसेस। कौन से? पैलियोमैग्नेटिक एविडेंसेस। पैलियोमैग्नेटिक एविडेंस में हम क्या कह रहे हैं कि मान लेते हैं ये है मिड ओशनिक रिज। ये कौन सी? मिड ओशनिक रिज, जहां से कॉन्स्टेंटली लावा निकल रहा है, लावा एक्यूमुलेट हो रहा है और जो पुराना लावा है, जो पुरानी रॉक्स है वो बाहर की तरफ पुश होती जा रही हैं। तो मान लेते हैं कि ये सबसे पुरानी वाली रॉक्स हैं। ये कौन से? पुरानी वाली रॉक्स हैं। फिर ये वाली जो है वो उससे नई वाली रॉक्स हैं। ये वाली कौन सी हैं? उससे नई वाली रॉक्स हैं। फिर मान लेते हैं ये उससे भी नई वाली रॉक्स हैं। ये मान लेते हैं उससे भी नई वाली रॉक्स हैं। फिर मान लेते हैं कि ये जो हैं ये जो हैं ये जो हैं ये उससे भी नई वाली रॉक्स हैं। ये कौन सी हैं? उससे भी नई वाली रॉक्स हैं।
ये बिल्कुल लेटेस्ट वाली रॉक्स हैं। ये कौन सी हैं? ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला लावा है। पेलियोमैग्नेटिक एविडेंसेस के थ्रू जब हम इस लावा एक्यूमुलेशन को, इन रॉक्स को और इन रॉक्स को पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा कि इन दोनों में एकदम सेम पोलैरिटी है और इन दोनों में एकदम सेम मैग्नेटिक स्ट्रिप है। ऐसे ही अगर इन दोनों को पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा कि इन दोनों में एकदम सेम पोलैरिटी है और सेम मैग्नेटिक स्ट्रिप है। ये क्या दिखाता है कि ये जो लावा एक्यूमुलेट हुआ था, ये जो रॉक्स फॉर्म हुई थी, ये एक टाइम पे हुई थी। ये जो दूसरी वाली रॉक्स फॉर्म हुई थी, ये एक टाइम पे हुई थी। ये जो तीसरी वाली रॉक्स फॉर्म हुई थी, ये एक टाइम पे हुई थी। इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टेंटली ये जो मोर है, इसके नीचे से लावा निकलता जा रहा है और उससे रॉक्स फॉर्म होते जा रहे हैं। जो पुराना वाला लावा है वो बाहर की तरफ पुश होता जा रहा है और नया वाला लावा जो है वो मोर के ऊपर एक्यूमुलेट होता जा रहा है। ये है पेलियोमैग्नेटिक एविडेंस। फिर अर्थक्वेक के एविडेंसेस हैं। वर्ल्ड वाइड जो सीस्मिक नेटवर्क है उसने एविडेंसेस दिए हैं कि जहां जहां प्लेट मार्जिन्स मिलते हैं वहां वहां ज्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। तो अर्थक्वेक के एविडेंसेस भी सपोर्ट करते हैं इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। और फिर हॉट स्पॉट के एविडेंसेस हैं। हॉट स्पॉट्स का मतलब क्या होता है? लोकलाइज्ड वॉल्केनिक इरप्शंस। लोकलाइज्ड वॉल्केनिक इरप्शंस को बोलते हैं हॉट स्पॉट्स। और बहुत सारे हॉट स्पॉट्स के एविडेंसेस ऐसे हैं जो कि उन जगह पे हैं जहां पे प्लेट मार्जिन्स हैं, जहां पे प्लेट बाउंड्रीज हैं। तो ये एविडेंसेस हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के। होपफुली आपको समझ में आए होंगे। अब लास्ट सवाल ये आता है कि इस टेक्टोनिक्स थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है। देखो आज की डेट में अगर देखें, मॉडर्न सेंस में अगर देखें, तो ये सबसे ज़्यादा डिटेल्ड थ्योरी है लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट को लेके, लेकिन अपने आप में कंप्लीट थ्योरी नहीं है। कंप्लीट थ्योरी क्यों नहीं है? बिकॉज अभी भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि अनआंसर्ड हैं। जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये अज्यूम किया गया कि लिथोस्फेयर जो है वो ब्रिटल है, वो कोल्ड है, लेकिन एक्चुअल में ये मान लेना कि लिथोस्फेयर इतना ज़्यादा ब्रिटल है कि अंडे के जैसे टूट सकता है, उसमें से इतनी सारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स टूट सकती हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करना। तो लिथोस्फेयर को ब्रिटल मानना और एक्सट्रीमली ब्रिटल मानना ये अपने आप में डिफिकल्ट है थोड़ा सा डाइजेस्ट करना, लेकिन इससे बेटर कोई थ्योरी है ही नहीं तो इसको मानना पड़ेगा। ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो अभी तक मेंटल कन्वेक्शन सेल्स के क्रिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में या आर्थर होम्स ने बड़ा सिंपली ये कह दिया था कि एस्थेनोस्फेयर में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो हीट जनरेट करते हैं और उस हीट की वजह से ये जो कन्वेक्शन सेल्स हैं वो घूमने की शुरुआत करती हैं, वो फॉर्म होने की शुरुआत हो जाती है। लेकिन एग्जैक्टली कैसे फॉर्म होती हैं उसको अब तक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। एक डिबेट अभी भी ये चलती है कि क्या अर्थ का सरफेस एरिया वाकई में कांस्टेंट है। खूब डिबेट चलती है इस पे, बिकॉज ऐसा देखने को मिला है कि मोर पे जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन एट द ट्रेंचेस। और अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा है रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन से, तो फिर अर्थ को एक्सपेंड करना चाहिए। तो ये सवाल उठता है कि क्या वाकई में अर्थ का सरफेस एरिया कांस्टेंट है, लेकिन इसको आंसर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक दिन की तो बात है नहीं। अगर अर्थ का सरफेस एरिया कांस्टेंट नहीं भी है, अगर उसमें चेंजेस आ भी रहे हैं तो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स की बातचीत है और इतनी उम्र नहीं किसी के पास। तो इसको भी प्रूव करने में टाइम लगेगा, लेकिन डिबेट तो खूब है कि क्या वाकई में अर्थ का सरफेस एरिया कांस्टेंट है। और जो ओरिजिनल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी वो तो ओशन के ओरिजिन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, वो तो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। लेकिन हाँ, मॉडर्न ग्लोबल टेक्टोनिक थ्योरी, जो टेक्टोनिक थ्योरी में इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, उन्होंने जरूर ओशन के ओरिजिन को एक्सप्लेन कर दिया है। उन्होंने जरूर पहली ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नेचर को एक्सप्लेन कर दिया है। तो लिमिटेशंस का तो ऐसा है कि कोई भी थ्योरी आती है तो उसमें कुछ लिमिटेशंस तो निकालनी पड़ती हैं, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रह ही जाती हैं। बट रियलिटी ये है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को लेके जो सबसे डिटेल्ड और सबसे एक्सप्लेन्ड थ्योरी है, सबसे बेहतर थ्योरी आज की डेट में हमारे पास में, वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और इसके साथ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बातचीत खत्म हो गई। अगर पिछले 3 सेशंस का सार देखें तो कहानी कुछ इस तरीके से चली है
कि पहले कभी पेंजिया पैंथलासा हुआ करता था, ये पेंजिया टूटा दो में, एक बना लॉरेशिया, दूसरा बना गोंडवाना। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगभग 100 मिलियन ईयर्स अगो कुछ ऐसी शेप्स ली इन कॉन्टिनेंट्स ने, और फिर फाइनली करते करते मूव करते करते आज की जो शेप है कॉन्टिनेंट्स की वो एग्जिस्ट कर गई है। होपफुली आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझ में आई होगी। मैंने बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से कवर किया है। अगर कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। और आज मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पहली बार पढ़ रहे थे ज्योग्राफी को, जिन्होंने पढ़ना शुरू किया था इतना डिटेल में, उनको आज थोड़ा चीज़ें फेमिलियर लगी होंगी और अब से चीज़ें थोड़ा फेमिलियर लगने लगेंगी। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।